अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सायरा आशिर द शो मेकर में हाजिर हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक डायरेक्टर भी हैं और एक प्रोड्यूसर भी, शुएब होकला साहब। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी मैं भी शुक्र है, ठीक हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, मेरा पहले आपसे ये सवाल है कि आप डायरेक्शन में कैसे आए? ऑलरेडी आपके कोई फैमिली मेम्बर था या आप खुद स्ट्रगल करके आए? माशाल्लाह, अच्छा सवाल पूछा आपने। उस वक़्त मेरी फैमिली मेम्बर में कोई भी नहीं था, लेकिन अब मेरा छोटा भाई है इस फील्ड में और वो आरजे है और मुझसे ज़्यादा काम कर रहा है गुजराती प्रोग्रामों में, क्योंकि हम लोग गुजराती हैं। सेकंड थिंग, आपने सवाल किया कि डायरेक्शन का, मैं कोई 7 या 8 साल की उम्र में से आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जा रहा हूँ। हमारा शहर, जो मेरा शहर है वो टंडो आदम है, तो मुझे रिदम डांस का बड़ा शौक था। मैं बहुत रिदमिक, अच्छा। तो वहाँ एक पंचायत लगी हुई थी, तो बड़ा बहुत बड़े बड़े लोग थे, जिसमें जाम सादिक अली साहब जो उस वक्त वजीर आला थे हमारे सिंध के। तो मैंने उनके सामने झूमर डांस किया था, तो मुझे उन्होंने इनाम में बकरी का बच्चा दिया था। वो फिर मैं कराची लाया और उसको साथ रखा अपने। तो वो थोड़े से अंग उसी वक्त शुरू हो गए थे। फिर मेरी जो रहाइश थी वो एक आदम जी ऑडिटोरियम होता था जहाँ स्टेज प्लेज होते थे, वहीं करीब मेरी रिहाइश थी। तो मैं वहाँ से पैदल ट्यूशन जाता था, तो वहाँ मैं देखता था कि कुछ लोग मतलब उस वक्त तो मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला कि इसको रिहर्सल कहते हैं। ड्रामा शुरू होने से पहले एक रिहर्सल होती थी। तो मैं जब शाम को आता था वहाँ खड़ा हो जाता था दरवाजे पे ऑडिटोरियम के, और देखता रहता था। बड़ा मज़ा आता था कि वाह, इधर से इधर, इधर से मूव कर रहे हैं, जो स्टेज का एक तरीक़ेकार होता है जो इससे मुख्तलिफ है हमारे टीवी से। तो एक दफ़ा एक शख्सियत जो मेरे लिए उसके बाद बहुत अजीम शख्सियत, उसने मुझे देखा, बोला इधर आओ, ये तुम बस्ता वस्ता लेके आते हो क्या, टुल्ला मार के आते हो? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं टुल्ला मार के नहीं आता, मैं ट्यूशन पढ़ के जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो शख्सियत थे मोइन अख्तर, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दिया, आमीन। उस वक़्त वहाँ स्टेज के जो बहुत सारे, जब उमर शरीफ साहब नहीं थे उस वक़्त, बाद में आए, उस वक़्त इस्माइल तारा साहब, जावेद शेख साहब, बहरोज सब्जवारी साहब, उस्मान मेमन साहब, आपके रज़ाक राजू मरहूम साहब और शहजाद रज़ा साहब, लियाकत सोल्जर भी होते थे, मतलब ये इब्राहिम राज जिन्हें हम बापू कहते थे। तो इन ज़ेबा शहनाज, सलमा जफ़र, शनीला कुरैशी, ये उस वक्त बहुत ज़ाहिर है यंग, मैं तो छोटा था। तो कह रहे क्या तुम्हें बहुत शौक है? मैंने कहा हाँ। तो बोला चलो इस बच्चे को इजाज़त दे दिया करो, आएगा देखेगा। तो पहला स्टेज प्ले मैंने मोइन भाई के साथ किया एज एक्टर। उस ड्रामे का नाम था टार्जन मोइन अख्तर। उसमें वो टार्जन बने थे और वो बहुत सुपरहिट था। मैं उनका नेज़ा पकड़ के अदली, मतलब उनका असिस्टेंट था जैसे टार्जन का। तो वो मेरा पहला था स्टेज पे, क्योंकि असल हमारे कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, तो पहला इंस्टीट्यूट होता ही स्टेज है, क्योंकि स्टेज वो जगह होती है जहाँ आपको अच्छी और बुरी फौरन दाद पता चल जाता है कि क्लैप हुई या हुटिंग हुई। तो वो मेरी शुरुआत थी। फिर करते करते जहाँ मैं रहता था, मेरे पड़ोस में डोसानी मेमन एक फैमिली रहती थी बेंगलोर में। तो उनके बेटे ने पहली गुजराती फिल्म बनाई थी पाकिस्तान की, मातेमा। तो वो मैंने देखता था, प्रोडक्शन हो रही है, वो रही। तो फिर उनके घर के सामने बिल्कुल जो हमारे अपोजिट में थे, वो कैमरा ऑन, बहुत मशहूर एडवाइजरी, मतलब प्रोडक्शन हाउस था जो अभी भी है। उनके जो चीफ कैमरामैन थे नूर अली साहब, जिन्होंने केटू का पाकिस्तान, अगर आप सिनेमा में उस वक्त जाते थे तो एक बहुत बड़ा एक कमर्शियल चलता था केटू का पाकिस्तान। वो मतलब बहुत सारे उन्होंने कमर्शियल बनाए, जिसमें उनके पार्टनर थे ताहिर खान साहब, जो आज TV1 के ओनर। उस वक्त NTM शुरू हुआ था, तो मैं उसमें शामिल हो गया एज ए प्रोडक्शन। उसके बाद जो सबसे पहला मैंने असिस्ट किया था वो कशकोल था, जो काजिम पाशा साहब ने डायरेक्ट किया था। तो बस चल चो चल
उसमें पहली दफ़ा एजाज असलम इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें उसका नाम रोशू था। तो करते 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 फिर मोइन भाई के साथ प्रोडक्शंस की, फिर एक गाना कौमी गीत आप कहेंगे, और वो बनाने का मुझे मौका मिला, आई लव माई पाकिस्तान, जो NTM के कंपटीशन में 4th नंबर पे आया। मतलब उसके अंदर मैंने एक चीज़ करने की कोशिश की थी। उस गाने में अगर आप वीडियो देखेंगी तो उसमें मेहदी हसन खान साहब भी शामिल है, उसमें मुजीब आलम मरहूम भी शामिल है, उसमें जुनैद जमशेद मरहूम भी शामिल है, उसमें शाजिया खुश्क भी है, उसमें कैसर फारूक मरहूम भी शामिल है, उसमें मोइन अख्तर मरहूम भी शामिल है। और सिंगर को निगार अवार्ड मिला था लाहौर में, अजीज वारसी उसका नाम है, उस सिंगर को मिला था, और वो मसरूर अनवर साहब का आखिरी कौमी गीत था। फिर उसके बाद प्रोडक्शंस करते गए, करते 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 फिर मेरा इत्तेफाक से अमेरिका जाना हुआ शो ट्रुपे को लेकर, जिसमें मोइन अख्तर साहब थे, सज्जाद अली साहब थे, फरिया परवेज थी। तो हम गए, तो वहाँ मुझे एक सीरियल करने का मौका मिला जिसमें सादिया इमाम, मोइन अख्तर साहब, अली एजाज मरहूम साहब बहुत याद आते हैं। बहुत बच्चों की तरह उन्होंने मुझे रखा हुआ, बहुत हम्बल्ड, प्यार करने वाले, सीनियर, लेकिन ये नहीं जाहिर होते थे कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। वो कहते नहीं, आप इस वक्त डायरेक्टर हो, आप हमारे सीनियर हो, अमेरिका चलो, जो एयरवाई से ऑनर हुआ था। फिर मैं मुंसलिक हो गया था एयरवाई से 98-99 में। उसके बाद जो सबसे मशहूर मेरा टॉक शो था वो था लूज टॉक, जिसके एज ए डायरेक्टर 500 से ज़्यादा उसके शोज़ हमने रिकॉर्ड किए हैं, और तकरीबन वो 7 साल चला है। और उसमें मेरे साथ इंडियन एक्टर ने भी काम किया, जो जावेद जाफरी साहब, इंडिया के बहुत मशहूर कॉमेडियन हैं, और उनके बेटे हैं जगदीप साहब के, जो शोले में जिन्होंने किया था सुरमा भोपाली, उनके बेटे। वो फिर मैंने दुबई में रिकॉर्ड किए। तो अब तक ये जर्नी जारी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, डायरेक्शन ज़्यादा आसान है या प्रोडक्शन? मेरे ख्याल से डायरेक्शन या प्रोडक्शन, पूरी टीम आसान नहीं। अगर आप किसी कश्ती में हो और आपका सपोर्ट नहीं है तो कश्ती डूब जाएगी, जो कैप्टन ऑफ द शिप कहलाता है। उसमें स्पॉट बॉय से लेकर एज ए डायरेक्टर तक, आर्टिस्टों तक, कैमरामैन तक, ये सारे अगर मिल के काम ना करें तो एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं आ सकती बाहर। यानी कि एक टीम के बिना कुछ भी नहीं आप कर सकते, अधूरा है। ये बताइएगा, आपने इस फील्ड में क्या क्या काम किए? मैंने ट्रॉली भी चलाई है, मैंने केबलें भी धोई है सर्फ से, मैंने ENG का सामान भी उठा उठा के रखा है। क्योंकि जब जो मेरे उस्ताद थे उसने बोला, अगर जीरो से नहीं आओगे तो तुम कुछ नहीं समझ, तुम मतलब ये नहीं समझ कि तुम प्रोडक्शन में आए तो बहुत अच्छे असिस्टेंट बन जाओगे, बहुत अच्छे डायरेक्ट। तुम्हें ये पता होना चाहिए है क्या, तुम्हें इसका बोझ का पता होगा तो तुम्हें इसकी कदर होगी। तो ये सारा कुछ किया मैंने। जी, आप क्या समझते हैं कि आपने ये सब तमाम छोटे छोटे काम किए, तो आजकल के लोग में इतना पैशन है कि वो ये तमाम काम कर सकें? मेरे ख्याल से नहीं। अब आपके सवाल का मैं जवाब दूं, आप सोच रहे होंगे क्यों कह रही है। क्योंकि जो आजकल के डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्ट या तो पढ़ के आए या कैमरामैनों के बिहाफ पे चल के आए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ। क्योंकि DOP अगर बेहतरीन है ना, एक्शन वो निकाल लेता है। क्योंकि आजकल हमारे DOP डायरेक्टर भी है, क्योंकि उसको पता है एक बेहतरीन एडिटर एक बेहतरीन डायरेक्टर भी बन सकता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। उसको पता है कि मुझे कहाँ से कट करना है और कहाँ मुझे जोड़ना है। जी। अब सारा गेम चला गया है अदाकारों पे, एक्टर्स पे, एक्ट्रेस पे। वो आते हैं, असिस्टेंट आता है, असिस्टेंट उनको एक पर्चा देता है कि भाई आज आपका ये सीन है, ये सीन है, हाँ भाई पढ़ो। असिस्टेंट ने पढ़ा, डायरेक्टर ने अपना जहाँ जहाँ उसको फोकस करना था कैमरामैन ने लाइटिंग कर दी। वहाँ जो अगर सोफों पे है या घूमते हुए है या जैसा भी उसने सोचा हुआ एक डायरेक्टर ने कि मुझे करना क्या है, इस सीन को किस तरह करना है,
उन्होंने पढ़ा, हाँ जी चले। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप है, आपने अपना जुमला बोला, आप पे कैमरा है, पहले मास्टर ले लिया, उसके बाद सोलो सोलो ले लिए, उसके बाद एंड मास्टर ले लिया, चल मेरे भाई। तो बहुत इजी कर दिया डायरेक्टर्स ने। अच्छा, आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन से हैं? अगर आप टीवी की बात करती हैं तो मेरे उस टीचर और उस्ताद है कासिम जलाली साहब, जिसे पूरा पाकिस्तान प्यार से दादा कहता है। अल्लाह उन्हें सेहत दे, आमीन। जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, मैं नाम अब आपको बताऊंगा ताकि आपको भी मालूम हो। गजाला कैफी, गुलाम मोहिउद्दीन साहब जी, जावेद शेख साहब, इसके अलावा इजहार काजी मरहूम साहब जी, मिश्री खान, अदनान सिद्दीकी, ये उनकी मतलब उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस कराया। और वो जब काम करते, अच्छा अब तो बहुत सिंगल कैमरा हो गया ना, यानी फिल्म टेक्निक हो गई है। पहले फिल्म टेक्निक थी, पहले ओबी होती थी, 1+3 कैमरा लगा होता था। डायरेक्टर पहले डीआर करता था, डीआर से मतलब वो सिर्फ ड्राई रिहर्सल होती थी ताकि आर्टिस्टों को पता चल जाए कि हमारा क्या करेक्टर क्या है। उसके बाद सीआर होती थी, सीआर कैमरा रिहर्सल कैमरामैन्स के लिए होती थी कि भाई मैं यहाँ स्विच करूँगा, तुम्हें यहाँ मूव होना है, ये है, ये है, ये वो हो जाए। फिर डायरेक्ट टेक होती थी, उससे एडिट का काम बच जाता था और आर्टिस्ट और कैमरामैन की शिफ्टिंग नहीं होती थी। मतलब जहाँ एक सेट है वहाँ लाइटिंग की और आपने काम किया। अब तो सिंगल कैमरा हो गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। फिल्म टेक्निक है, दिस इज नॉट ए टीवी टेक्निक। आजकल के ड्रामों में और पुराने ड्रामों में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 5 साल में कोई ड्रामा हिट होता है, वहाँ साल में 36 ड्रामे हिट होते थे, मुकाबला चलता था। कराची से सीरियल शुरू हुआ है, पिशावर वाले तैयार रहते थे कि अब इससे ऊपर मुझे जाना है, कोयटा वाले तैयार होते थे, लाहौर वाले तैयार होते थे, कंपटीशन रहता था। यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं जी, यहाँ तो मैं अभी जो ड्रामे देख रहा हूँ माजरत के साथ, मैं अगर चैनल का नाम लूँगा, मैं अगर एक चैनल जो एंटरटेनमेंट में वहाँ देख रहा होता, वही आर्टिस्ट मुझे नज़र आ रहे थे, मैं दूसरे चैनल पे करूँ तो वही सीन करेक्टर नज़र आ रहे होते, माँ बहन बहू सास, इसके अलावा निकलते ही नहीं। एक डायरेक्टर और डीओपी में क्या फ़र्क है? डीओपी पूरी कमान होती है उसके पास उस उस उस, उस जगह के लिए। डायरेक्टर उसको सिर्फ समझाता है कि फ्रेमिंग क्या होगी और मेरा सेट क्या है, मुझे चाहिए क्या, लाइट किस तरह की होगी, बाकी सब वो करता है। क्योंकि जो आजकल के नए लड़के हैं उनको लाइटिंग का नहीं मालूम, वो सारा डिपेंडेबल डीओपी पे। हाँ, पुराने लोगों को आज भी पता है, अगर कोई पुराना डायरेक्टर आएगा तो डीओपी थोड़ा संभाल के बात करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ मेरी नहीं चलेगी। किसी भी काम में मेकअप आर्टिस्ट का कितना कमाल होता है? बहुत। अब देख रहे हैं कि मेकअप क्या है, सही, अब कैरेक्टर वाइज है। सही। कोई यंग लड़की खूबसूरत सी कॉलेज की दिखानी है, उसका मेकअप उस वक्त क्या होगा, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ती है, ठीक है। अगर वो घर में है तो क्या होगा, क्योंकि वो शादी है या बहुत अमीर घराने की है, ट्राउज़र में है, क्या है। अगर दुल्हन बनाना है तो वो डिफरेंट होगा। अगर बाप है उसका क्या होगा, माँ है वो क्या होगी। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि वो नींद में से उठ रही थी, फुल मेकअप में होती। जी, मतलब वो नेचुरली लुक रहा। नो नेचुरल। अगर आप पुरानी फिल्में देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या थी और आजकल की आप देख लें। किसी भी प्रोडक्शन में बैकबोन कौन होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मुझे खुशी हुई इस बात की, क्योंकि उसका भी हक बनता है, क्योंकि उसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। वो है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट। क्योंकि सारी वर्किंग वो करता है। स्क्रिप्ट आता है, स्क्रिप्ट एक डायरेक्टर राइटर के साथ शेयर करता है, फिर उसके बाद वो अपने असिस्टेंट से करता है। उसने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ना लाजिम है। आजकल स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा जाता। मैंने देखा सेट पे अगर उसको करेक्टर पूछो, उसको करेक्टर नहीं पता होता। मैं ये हूँ, अबे भाई पीछे क्या था, आगे क्या होगा, पता है आपको? कहेगा नहीं। असिस्टेंट सारा ख्याल रखता है। अगर असिस्टेंट थोड़ा भी वीक हो गया, प्रोडक्शन गई, क्योंकि डायरेक्टर को भी नहीं पता होता। डायरेक्टर को पता है, हाँ भाई शोएब क्या सीन है, सर ये इस वक्त वो वाला सीन है कि वो उससे मिलने आई है, वो अंदर आई है, वो बाहर गई थी। अच्छा तो क्या था, कंटिन्यूटी भी नहीं पता। उसको पता होती है कि वो ग्रीन शर्ट पहन के गई थी, पता चला बाहर से वाइट शर्ट पहन के आ रही है या आ रहा है।
वो बालियाँ क्या थी, घड़ी क्या थी, अंगूठी कहाँ थी, बाल ऐसे थे ऐसे थे, वो सब असिस्टेंट को पता होता। अगर असिस्टेंट थोड़ा भी वीक हो गया तो आपकी इज्जत गई। कंटिन्यूटी से क्या मुराद है, थोड़ा डिफाइन करेंगे? कंटिन्यूटी ये है कि जिस तरह अभी मैंने ये अंगूठी पहनी हुई है और ये शर्ट पहना हुआ है और आपने ये हार पहना हुआ है, अब सीट दूसरा है और आप यहां से निकल के गए, अब बिलफर्ज आप घर से ऑफिस गए, तो जाहिर आप ये सब रेडी होके गए, ऑफिस में भी वही होना चाहिए, वही शर्ट होना चाहिए, वही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी में आपने चेंज कर दियो, क्योंकि नेक्स्ट सीन आपका वही है। अब अगर नहीं होगा तो जंप है। तो आजकल क्या वक्त के साथ साथ ड्रामे भी फास्ट हो गए? जैसे कि पहले होता था कि रिहर्सल होती थी और अभी तो सेट पर ही। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सवाल किया। अब मैं थोड़ा सा बैक जाना चाह रहा हूँ पीटीवी। पीटीवी हमारी अम्मा अब्बा है। अगर कोई मना करता है, डिनाई करता है, तो मेरे ख्याल से वो है ही नहीं इस प्रोडक्शन का, उस फील्ड का ही नहीं है। जब एक स्क्रिप्ट आता था डायरेक्टर के पास, जब हम उस्तादों के पास बैठते थे, उनके जूते खाते थे, उनके मुगल्लज़ात सुनते थे, हम लोग इतने पागल होते थे। तो वो स्क्रिप्ट फिर वो चूज करते थे करेक्टर वाइज, सिफारिश नहीं कि इसमें काजी वाजिद मरहूम साहब आएंगे, इसमें मोहम्मद यूसुफ मरहूम आएंगे, इसमें ज़हूर अहमद साहब आएंगे, इसमें अर्शे मुनीर आएगी, या इशरत हाशमी आएगी, या अदनान सिद्दीकी आएगा, कौन आएगा जो भी है, तो उनको फिर बुलाया जाता था। तो फिर एक मिनट, जी सॉरी मैंने कट किया आपकी बात को, थोड़ा सा मैं मुकम्मल कर लूँ। फिर उनको स्क्रिप्ट सुनाया जाता था, उनको करेक्टर सुनाया जाता था, फिर उनसे वक्त लिया जाता था, फिर 3-3, 4-4 घंटे रिहर्सल होती थी। वो रिहर्सल इतनी पक्की हो जाती थी कि वो उस करेक्टर में जम हो जाते थे कि हाँ मेरा करेक्टर है खाला बी का, मैं हूँ खाला बी। फिर उसके बाद शूट रिकॉर्डिंग होती थी। सही। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आजकल पर्ची सिस्टम ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। सिर्फ शुरू के 2-3 लोग मैं देखता हूँ, उसके बाद सारे पर्ची सिस्टम। आप चैनल पर देखें, मैं हंस रहा होता हूँ, वही खातून इस चैनल पे, उसी में फौरन दूसरा देख लो, तीसरा देख लो। मैंने कहा क्या ख़त्म हो गया क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इतना टैलेंट है, लेकिन लाना ही नहीं, तो लॉबीज बनी हुई। वजह क्या है कि आजकल नया टैलेंट नहीं आ रहा? उसकी वजह कि कोई लाना ही नहीं चाह रहे। ना लाने की क्या वजह है? मतलब क्या कहेंगे उसे, अपनी खुशनुदी के लिए, अपनी खुशी के लिए, पसंद नापसंद। नापा इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसकी फीस, उसका ये, उसका वो, वहाँ भी सिफारिशें चलती है जब जाके कोई एक्टर बनने आता है, और वहाँ से कितने लोग निकल के आए? बहुत कम, बहुत कम। जी, वहाँ तो सुना है कि क्वालिफिकेशन भी आपकी जाहिर होनी चाहिए, हाई एजुकेशन, जबकि हमारे बहुत कम लोग होते थे क्वालिफिकेशन वाले। जी अब है, अभी जो नई पौध है, पुरानी पौध में इतने नहीं थे। किसी ने इंटर किया होता, किसी ने ग्रेजुएशन किया होता, किसी ने मैट्रिक पास होता था, लेकिन जब टैलेंट बहुत उनमें था, इसलिए कि उनको शौक था। इनको शौक नहीं है, इनको शौक है शोहरत से और पैसे से। आप क्या समझते हैं एक राइटर का कितना कमाल होता है ड्रामे को हिट करवाने में? एक राइटर, एक लेखक का ही सारा कमाल होता है। थॉट उसी के पास आती है। वो जब उसको पर्चे पर लिखता है खूबसूरत अंदाज में, तो उसको पता होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मेरे एक मोहतरम दोस्त है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। मतलब 8 से 9 साल वो प्ले एक ही ऑडिटोरियम में चला है, और उस शख्सियत का नाम है अफजाल अहमद साहब, बहुत बड़े हमारे फिल्म के और टीवी के एक्टर। और वो ड्रामा था जन्म जन्म की मैली चादर, जो रिवॉल्विंग पे हुआ था। 7 सेट एक साथ चेंज होते थे, जो मैंने खुद देखा। वो स्क्रिप्ट मेरे को उन्होंने गिफ्ट किया, जो आज भी मौजूद है। उसके जब मैंने आखिरी पर्चा जो मेरे को दिखाया, वहाँ थोड़ा सा मैं हैरत ज़दा हो गया। 10 से 12 राइटर। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा अफजाल भाई ये सीन मुझे समझ में आया। बोला मैं समझाता हूँ। मेरी दोस्ती भी हो गई थी। कह रहा हम लोग सब एक साथ बैठते थे, किसी का क्या थॉट आता था, किसी का फिर पसंद आता था, वो पर्चा रख लेते थे, नहीं तो क्रैश कर देते थे।
जब जाके वो 7 से 8 साल चला, उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो एक राइटर का बड़ा कमाल होता है। आपने मोइन अख्तर साहब और अनवर मकसूद साहब के साथ काम किया, तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस, वो दोनों मेरे टीचर्स हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैंने उन दोनों के साथ लेजेंड्स, एक तो लिविंग लेजेंड, एक अल्लाह जन्नत में आला मुकाम दे, मोइन साहब चले गए। बेसिकली मोइन साहब मेरे गॉड फादर भी हैं और मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मुझे समझाने वाले। फिर उसके बाद अनवर मकसूद साहब। हम जब शुरू में, मैं आपको बताऊं, शुरू में तो अनवर साहब, ये लोग साहब ज़ाहिर कहाँ से नहीं डालते थे, ज़ाहिर दोनों बहुत बड़े। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ जहाँ से मेरी किस्मत ने टर्न लिया। हम रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ शाम के वक्त था, 4-5 बजे का। मोइन साहब को रात को शो में जाना था, तो उन्होंने बोला यार शोएब थोड़ा जल्दी कर लेना, मुझे जाना है किसी बड़े इवेंट में। मैंने ठीक है। अब दाढ़ी मूछे लगाई और जो करेक्टर उनका था अनवर साहब ने लिखा और मैंने कहा चले जी टेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑन रिकॉर्ड, यस क्यों। अब शुरू में तो मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये 2-3 हफ्ते पहले ये लहजा इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। जाहिर है 500 से ऊपर करेक्टर्स और लहजे, मतलब क्या होता था क्या नहीं। मैंने इंटरप्ट किया, मैंने कहा एक मिनट रुक जाए। अब वो 1 पेज हो गया था। यार क्या हुआ? मैंने कहा सर ये मज़ा नहीं आया मुझे। बोला मज़ा नहीं आया क्या मतलब? मैंने कहा 2 हफ्ते पहले ये आप कर चुके हो, अब तुम मुझे सिखाओगे? मैंने कहा नहीं बॉस, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं भी टेप निकलवा के आपको दिखा। तो अनवर साहब ने भाई रुको, होकला क्या कह रहे, चलो मंगाओ कैसे। टेप मंगाई, मैंने कहा चलाना, वो चलाया, दोनों चुप हो गए। तो अनवर साहब ने बोला मोइन आज के बाद जब ऑन रिकॉर्ड और क्यों है ना, तो ये हमारा सब कुछ है, हम कुछ नहीं है, हम खाली 2 कैरेक्टर हैं। और जब बैकअप की आवाज आए तो तुम मोइन अख्तर हो, मैं अनवर मकसूद। कह रहा हाँ यार सॉरी यार। फिर वो लहजा बना, उसके बाद फिर किस्मत ने टर्न लिया। फिर जब भी हम वो जो भी लिखते थे और जो हम तीनों साथ होते थे, या घर बुला लेते वो, या फिर फ्लोर स्टूडियो में हो जाता था, तो उसमें मैं भी उनके साथ शामिल होता था। उसके बाद अल्लाह का शुक्र जी। अभी क्या आप समझते हैं अभी ऐसे फनकार होंगे जैसे आपने बताया? एक दफ़ा अभी मैं अनवर साहब के घर जाता हूँ तो अनवर साहब, मैंने कहा अनवर साहब एक सवाल पूछना है आपसे। कह रहा पूछो। मैंने कहा मोइन अख्तर क्या था, बताइए आप मुझे। कह रहा वो प्रॉपर एक्टर था पाकिस्तान का, ऐसा एक्टर ना आया है ना आएगा, क्योंकि वो कॉमेडियन भी था, वो कंपेयर भी था और वो एक्टर था। एक्टर बहुत मुश्किल से बनता है, कॉमेडी कर लेता है। कॉमेडियन आएगा वो अपना कॉमेडी कर लेगा, कभी कोई कैरेक्टर कर लेगा, कभी कोई कैरेक्टर कर लेगा। लेकिन एक एक्टर जो रोने का भी बहुत अच्छी खूबसूरती से निभाए, जो हंसने का भी निभाए और कैरेक्टर एक्टर भी निभाए, ये आपको सारी चीज़ें लूज स्टॉक में मिलेगी। ठीक है, तो आप समझते हैं कि एक्टिंग में रोना ज़्यादा मुश्किल काम है? जी हाँ, नहीं हंसाना ज़्यादा मुश्किल काम है। जी हाँ, क्योंकि रोना तो हर आदमी अंदर से रोहन सा होता है, लेकिन एक हंसता वक्त कह लगाना, किसी को भी हंसा दे, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और एक एक्टर को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो एक्टर होता है। आप इस फील्ड में रहते हुए फैमिली को टाइम दे पाते हैं क्या? ये भी अच्छा सवाल है। नहीं, उसकी वजह यह है कि जब हमारी रिकॉर्डिंग्स होती थी तो हम सुबह निकलते थे, रात को लेट नाइट आते थे। कभी कोई ऐसा जिस दिन रिकॉर्डिंग ना हो तो हम बड़े खुश होते, घर से नहीं निकले, फिर फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली के बगैर आप कुछ नहीं हो। एग्जैक्टली। फैमिली को अगर आप इग्नोरेंस करते हो या उसको टाइम नहीं देते या उसको पूरा नहीं करते, तो फिर एक फैमिली मेंबर होने का, एक बाप का, एक शौहर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आपको फैमिली को पूरा टाइम देना चाहिए। कहीं भी आउटिंग या रिश्तेदारों में या शादी ब्याह में कई चीज़ें मिस हुई है जो लोगों को काफ़ी गिला है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। जाहिर है पैकअप होगा तो घर आएंगे, या ऑन एयर है कल और एडिट में फंसा हुआ है तो आप फंस गए, क्योंकि वो ऑन एयर करना है आपको। आप क्या समझते हैं अगर आपकी फैमिली में से कोई आपका फैमिली मेम्बर आना चाहे तो आप सही समझते हैं?
बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, मेरा छोटा भाई इस वक्त छाया हुआ है और आरजे है, और उसका चलता है एफएम पे 2 घंटे प्रोग्राम। जहाँ तक मेरी बच्चों का ताल्लुक है, आपको हैरत की खबर सुना दूँ, मगर ये सच कह रहा हूँ। मेरी वाइफ, मेरी शादी हुई जब से लेकर अब तक, उसने सिनेमा नहीं देखा। ये नहीं कि कोई पाबंदी थी? पाबंदी नहीं जी। शौक। और सिवाय मेरे बेटे ने, जाहिर है उसने 1 2 3 मूवीज देखी है, मेरी बेटियों ने भी नहीं देखी, उनको शौक ही नहीं है, जबकि माशाल्लाह तीनों पढ़े लिखे। जी। शौक ही नहीं है। अब मैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कि मेरे बेटे को शौक है क्रिकेट का, तो वो क्रिकेट के मैचेस और सारा कुछ देखता है, कभी कोई अपना न्यूज़ या कोई न्यूज़ के प्रोग्राम्स, नहीं तो नहीं देखते। और मुझे आज तक ये सवाल का जवाब मुझे नहीं आया कि ये इनको शौक क्यों नहीं है। और मैं शौक हुआ तो मेरे भाई को हुआ। आप पाकिस्तान से बाहर भी अपने प्लेस बनाए और पाकिस्तान में भी, तो आप क्या समझते हैं ज़्यादा मज़ा आपको किस में आया? बाहर, उसकी वजह मुश्किलात बहुत। यहाँ तो सब चीज़ अवेलेबल है, वहाँ कहाँ से लाएंगे आर्टिस्ट इतने? आपने आर्टिस्ट तो इस तरह हमने गोरों के साथ भी काम किया, और वहाँ के जो रिहायशी थे, जो हम जबान थे, जी। उनके साथ भी काम किया, उनको भी बताया। जाहिर है कोई एक अच्छा सा ऑफिस है रिसेप्शन पे, तो जाहिर है वो अमेरिकन है, तो एक अमेरिकन लेडी होगी। जी। तो एक खूबसूरत सी एक अमेरिकन लेडी होनी चाहिए, जिसको हमने सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश की कि आपको ये आपका करेक्टर है और आपको इस तरह करना है, और ये बाहर ज़्यादा मुश्किल है, पाकिस्तान में नहीं है इतना। अच्छा, ज़्यादातर लोगों से ये सुना है कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे। जी। फील्ड बहुत अच्छी है, मगर इसको खामोखा ये बदनाम किए। सही। कई लोगों का रोजगार बना हुआ इससे, सही। और वो अपना रोजगार कमा रहे। तो यही बात है कि आप खुद कैसे हैं। आप जो आपके साथ अतराफ में एक्टर एक्ट्रेसेस या आपके ईएनजी स्टाफ या जो भी होता है, आप उन्हें अपना फैमिली मेंबर समझते हैं? अगर समझते तो सब अपने, नहीं तो कोई भी नहीं। आजकल हर कोई रातों रात सुपरस्टार बनना चाहता है, तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? पहले तो उनको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरस्टार। अब सिर्फ एक एक्टर तो बन जाओ। आजकल के डायरेक्टर मैं देखता हूं कि उनको मूव्स भी नहीं पता होती है, बंदे को एक सामने वाले एक्टर से मूव कैसे लेनी है। और कुछ सीनियर एक्टर होता है, वो दबा देता है, वो बिल्कुल दबा देता है उसे, उस डायरेक्टर को। वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। पहले आप एक एक्टर तो बन जाओ, फिर आप एक्टर से स्टार और फिर सुपरस्टार। एक प्ले में वार्डरोब का कितना ताल्लुक है? बहुत ज्यादा। फिर वही बात है कि करेक्टर क्या है। जी। मतलब अब मैं वालिद हूं और आपने मुझे एक फैंसी ड्रेस पहना दिया है, जी, तो खत्म हो गया। एक तमीजदार वार्डरोब होना चाहिए कि अगर मैंने शलवार कमीज पहना है तो क्या कोटी है मेरे पास, अगर मैं एक बूढ़ा करेक्टर कर रहा हूँ किसी गरीब का तो क्या टोपी है मेरे पास, या बगैर टोपी के तो चश्मा है मेरे पास। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अब वही बात करूँगा, लूज स्टॉक में हमने वार्डरोब पूरा कमरा अभी भी रखा हुआ है, वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसी तरह रखा हुआ, सॉरी। सही। तो हमें पता होता था कि हमें कौन से करेक्टर में उनको कौन से कपड़े, वो जब अगर आप एक मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक ड्रामा तारीखी बना रहा हूँ और मुझे बादशाह दिखाना है, तो मुझे बादशाह के पूरे कपड़े, तो उससे आधा करेक्टर उठ जाता है। वो अपने को फील देगा कि हाँ मैं बादशाह हूँ। जी। अगर मैं उससे पैंट शर्ट बना दूँ तो बोलेगा मैं बादशाह ही नहीं हूँ। जी। तो बहुत हामिल है वार्डरोब एक करेक्टर के लिए। एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? नॉलेज। जी। अब जैसे कोई नए एक्टर आते तो कह रहे हैं हमें सर एक्टर बनना है, ठीक है, अच्छी बात है,
सबसे पहले आपके घर में अगर कोई किताबें हैं उर्दू की या अखबार आते हैं जी, मैंने कहा आप उसको पढ़ा करें। सबसे पहले तलफ़ुज़, मैंने देखा तलफ़ुज़ लोगों का बहुत ख़राब है जी। मैंने कई कई शोज़ में मैं हंसता हूँ, पूरा सलाम नहीं करते, अलिफ खा जाते। आप देखें अस्सलाम वालेकुम, अरे भाई सलाम वालेकुम कोई लफ्ज़ ही नहीं है, अस्सलामु अलैकुम। अब आपने कहा देखे 2 वेरिएशन आएगी आपके पास, 3 वेरिएशन, अस्सलामु अलैकुम, तो सामने से जब आएगा ना वालेकुम अस्सलाम, सब बीट पे। जी। अगर आप बीट पे नहीं हो, आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे टीवी का करिश्मा कुछ और है, फिल्म का कुछ और है। एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जुमले तो बाद में आते हैं, पहले तो आपका जो कैमरामैन आपका बॉडी लैंग्वेज आपको मूव करता हुआ आता है या आपका मिड क्लोज लेता है, तो आपके वेरिएशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, आप खुशी में किसी को कोई बात करना चाह रहे हो या गमी में करना चाह रहे हो। अच्छा, फिल्म और ड्रामा को आप कैसे डिफाइन करते हैं? फिल्म एक और चीज़ है, वो बिग स्क्रीन है जी। टीवी एक छोटी स्क्रीन है। टीवी में लॉन्ग शॉट ज़्यादा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ, नहीं तो क्लोज ज़्यादा है। वो बिग स्क्रीन में लॉन्ग शॉट ज़्यादा दिखाने की, क्योंकि आपको एटमॉस्फेयर भी दिखाना है, क्या एटमॉस्फेयर आपने रखा हुआ है, बहुत फ़र्क है। मगर आजकल हमने टीवी को फिल्म बना दी है, जो मैं देखता हूँ फिल्म नहीं है ये, जो आप सिनेमा में देखते हैं फिल्म नहीं है। अगर आप पुरानी फिल्में उठा के रखें और आप उस वक्त के कैमरे देखें, ये तो अभी तो बहुत इजी हो गया, अब तो आपके पास कैमरे ऐसे आ गए जो आप मॉनिटर में देखो, तो उस वक्त तो मॉनिटर ही नहीं होता था, जो एनजी किया वो एनजी किया, और उस वक्त एक 400 मीटर की रील होती थी जो खर्र करके निकलती थी, और नहीं पता कि भाई इसमें क्या पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है, एक्सक्यूज मी, तो सामने नजर आता, आप रोक लेते हो, फिर वो कार्ड आप एक छोटा सा, अब आ गया कार्ड, वो कार्ड आपने लगाया और आपने उसको री इंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, बहुत इजी हो गया अब तो। जी, आप ये बताना पसंद करेंगे आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? ऑब्वियस, अगर आप मोइन अख्तर मरहूम साहब और मुझे सोहेल अजगर साहब, ये वाह स्टाइल एक्टर, नोमान एजाज, क्या एक्टर है माशाल्लाह से। मैं नए एक्टरों से कहता हूं कि उसको देखो, कम से कम वो करता क्या है, वो जो अपने चेहरे का उतार चढ़ाव करता है, सामने वाला हिल जाता है, सही, फिर जाके वो डिलीवर करता है कि उसे बोलना क्या, क्या जुमले हैं। सानिया सईद बहुत बड़ी एक्ट्रेस है हमारी टीवी की, पुरानों में रूहानी बानो और रूही बानो, क्या एक्ट्रेस थी वो। खालदा रियासत, ओह जी। अगर आपको बहुत शौक है इस फील्ड में देखने का, तो मैं आपको ड्रामे का नाम बताता हूँ, हाफ प्लेट। हाफ प्लेट अनवर मकसूद का लिखा हुआ, मोइन अख्तर साहब और खालदा रियासत जी और जमशेद अंसारी मरहूम साहब। सिर्फ कभी भी एक सीन 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का होता है, तकरीबन कम से कम भी 15 से 20 मिनट का ये सीन था, पहला सीन, और हम मूव्स देखे, और पाकिस्तान की तारीख बना दी इस ड्रामे ने, जिसका नाम हाफ प्लेट है, देखिएगा जरूर आप। उसमें दोनों ने, जो बुड्ढा और बुड्ढी, वो शायर होते और ये उनकी वाइफ होती बुढ़िया, क्या करेक्टर किया अपने जवानी में, उस वक्त तो जवानी थी उनकी, और उन्होंने करेक्टर किया, देखिएगा हाफ प्लेट, मजा आएगा। एक सीनियर आर्टिस्ट और एक जो सीख रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? सीनियर, जो सीनियर ही होता है, बहुत उसने जी हालात अप्स एंड डाउन जिसे कहते हैं देखता हुआ, एक अच्छे कामयाब डायरेक्टर्स, एक सीनियर डायरेक्टर से सीखता सीखता वो आता है। आजकल जो हमारी नई पौध आई, वो कहती है भाई हम हैं एक्टर, ऐसा नहीं है, आप उनसे बना के रखें, सीनियर होता है, आप उनको एहतराम दें। मैंने देखा एक सीनियर आता है, जूनियर बैठा होता है पाँव पे पाँव रखकर, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारी तमीज़ नहीं है।
अगर हमारे वालिद भी आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारी वालदा आती है हम खड़े हो जाते हैं, तो वो भी हमारे वालिद की जगह है और उनका भी एक नाम है, लोग उन्हें जानते हैं। अगर आप देखिए, सब तिफरे मकतब है, कोई मुकम्मल नहीं है, मगर आप थोड़ा सा अपने आप में झुकाव तो लाओ, सीखने की कोशिश करो। कल आपके जूनियर आएंगे, वो भी आपके साथ यही कहेंगे, मुकाफात अमल है, ये याद रखिएगा। तो कोशिश करें कि हम्बल सीनियर को रिस्पेक्ट दे उन्हें। मैंने 2 प्रोग्राम देखे थे एक चैनल में, एक में बुलाया था मोइन अख्तर साहब को जब हयात थी, एक में बुलाया था उमर शरीफ साहब को, अल्लाह उन्हें में जन्नत पे आला मुकाम दे, आमीन। उस होस्ट ने बाहर से फ्लोर तक अपने हाथों से कालीन बिछाता उन्हें लाया था, क्योंकि उन्हें पता था ये जो 2 लोग आ रहे हैं इनकी रिस्पेक्ट दुनिया देखेगी, क्योंकि दुनिया में सैटेलाइट चैनल है। उस बंदे ने किया था। आप तो बाहर तक छोड़ने नहीं जाते हो। वो बेचारा, अगर कोई बेचारा सीनियर है और उसके हालात ऐसे नहीं है, वो बेचारा, मैंने आज देखा नए 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 जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो अपने साथ नौकर रखते, जो उनके मोबाइल पकड़े होते हैं, जो उनका पूरा वार्डरोब पकड़ा होता है और बैग पकड़े होते हैं, वो बेचारा खुद अपना बैग उठा के जा रहा होता है। शर्म आती है। एक एएनजी के लड़के जब खाना खा रहे होते हैं तो कोई उनके साथ शेयर नहीं करता खाना। ये लोग बर्गर और पिज्जा खा रहे होते, बेचारे दाल और बिरयानी खा रहे होते, वो भी उसी के अंदर। बुरी बात है। सब इंसान है, सबको एक नजर में देखो। अल्लाह किस वक्त पलट दे आपकी सोच भी नहीं है, क्योंकि उसी ने भेजा है, उसी के पास जाना है, बस ये ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला। आप नाजरीन से कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ख़ास तौर पे आपके वीनस चैनल का, और यूसुफ मेरे बहुत अच्छे छोटे भाइयों की तरह मेरा दोस्त है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं क्या किसी को मैसेज दे सकता हूँ, उसकी वजह यह है कि एक छोटा सा शेर है, समझने वाला समझ जाएगा, वो मैं सुनाता जाऊं जी। मैं फूलों का व्यापारी हूं, मैं फूलों का व्यापारी हूं, लोग जीत कर हार के लिए मेरे पास आते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, ये था आज का हमारा शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेज़बान सायरा आशिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।